हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित एनएफएचएस 6th रिपोर्ट को डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एनएफएचएस 6th रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनएफएचएस का पूरा नाम होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा समयांतराल पर इसकी रिपोर्ट को प्रकाशित की जाती है और हाल ही में एनएफएचएस की 6ठी रिपोर्ट केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। इसके पूर्व में 5 रिपोर्ट सरकार के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है, जिनमें से एनएफएचएस पहली रिपोर्ट जो है उसमें 1992-93 के आंकड़ों को आधार बनाया गया था। दूसरी रिपोर्ट में 1998-99 के आंकड़ों का आधार बनाया गया था। एनएफएचएस की तीसरी रिपोर्ट में 2005-06 के आंकड़ों को आधार बनाया गया था। चौथी रिपोर्ट में 2015-16 के आंकड़ों का आधार बनाया गया था और जो 6ठी रिपोर्ट इसकी 5वीं रिपोर्ट पब्लिश हुई थी वह 2019-21 के आंकड़ों पर आधारित थी। और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो 6ठी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है वह वर्ष 2023-24 के आंकड़ों से संबंधित है। ठीक है, एनएफएचएस होता क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यह क्या है? तो यह मातृ स्वास्थ्य, पोषण, सरकारी स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता, शिशु मृत्यु दर, परिवार नियोजन आदि से संबंधित आंकड़ों का इसमें संकलन देखने को मिलता है। तो इस रिपोर्ट में अधिकांश चीज़ें जो हैं वह आंकड़ों पर आधारित होगी और इस रिपोर्ट के अंतर्गत विभिन्न आंकड़ों को आपको याद करना होगा। ठीक है, यह केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। एनएफएचएस की डेटा और हाल ही में 6ठी डेटा को पब्लिश की गई है जो कि वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में नोडल एजेंसी किसे बनाया गया था? तो मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एनएफएचएस 6th रिपोर्ट की नोडल एजेंसी है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 715 जिलों के लगभग 6.79 लाख परिवार को शामिल किया गया है। पूरे देश भर के 715 जिलों के लगभग 6.79 लाख परिवार इस रिपोर्ट में शामिल हैं। इन परिवारों से संबंधित जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उन आंकड़ों को शामिल करते हुए इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। और एक और बात ध्यान रखने लायक है कि इसमें इस रिपोर्ट को तैयार करने में मणिपुर को शामिल नहीं किया गया है। यानी कि पूरे देश भर के जो 715 जिले के लगभग 6.79 लाख परिवार शामिल हैं उनमें मणिपुर शामिल नहीं है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 101 मानकों को ध्यान में रखा गया है। यानी कि 101 मानक पर आधारित 101 पैमाने पर आधारित 715 जिलों के करीब 6.79 लाख परिवार को शामिल करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एनएफएचएस 6th रिपोर्ट जारी की गई है जो कि वर्ष 2023-24 से संबंधित आंकड़े को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह हो गया इसका एक संक्षिप्त जानकारी। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। कितने जिलों को शामिल किया गया है, कितने मानक हैं, कितने फैमिली जिसमें शामिल हुए हैं, कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज बीपीएससी प्रीलिम्स में। अब इसमें हम लोग इंडिया और बिहार दोनों का अलग अलग आंकड़े को हम लोग देखेंगे। यानी कि एक आंकड़ा देखेंगे जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर को शामिल करते हुए तैयार किया गया है और दूसरे आंकड़े देखेंगे चूँकि हर एक राज्य की अलग अलग रिपोर्ट है इसके अंतर्गत जारी की गई है। तो बिहार से संबंधित अलग रिपोर्ट है तो उसके डेटा को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया का डेटा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, एक और बात ध्यान देंगे, चूँकि एनएफएचएस 5 की तुलना में आप देखेंगे एनएफएचएस 5 की तुलना में कई सारे इसमें डेटा को हटा दिया गया है। जैसे आप सेक्स रेशियो, एनएफएचएस 5 में सेक्स रेशियो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन जब 6ठा रिपोर्ट जारी किया गया है तो सेक्स रेशियो को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो कुछ डेटा को जो एनएफएचएस 5 से डिलीट कर दिया गया है उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो उसे हम लोग ऑब्वियस है कि डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो भी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसके महत्वपूर्ण डेटा है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, कुल प्रजनन दर। भारतवर्ष की कुल प्रजनन दर वर्तमान समय में 2 है यानी 2.0 है। शहरी भारत की प्रजनन दर 1.6 और ग्रामीण भारत की प्रजनन दर है 2.1। आप लोग याद रखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट संपूर्ण भारतवर्ष की टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.0 यानी कि 2। ठीक है, शहरी भारत की प्रजनन दर 1.6 और ग्रामीण भारत की प्रजनन दर है 2.1। अब पॉपुलेशन को हम लोग देखते हैं आबादी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी कितनी है? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी है 8%।
और 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की आबादी है 25.5%। ठीक है, 60 या अधिक उम्र के बुजुर्गों की आबादी है 12.9%। डेटा को आप लोग याद रखेंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी कितनी है? 8%। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी संपूर्ण भारतवर्ष में है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी संपूर्ण भारतवर्ष में है 25.5%। और 60 या अधिक उम्र के बुजुर्गों की आबादी संपूर्ण भारतवर्ष में है लगभग 13%, यानी कि 12.9%। यह तो महत्वपूर्ण आबादी है। अगला पॉइंट है बिजली की पहुंच संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 98.3% आबादी तक है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि पूरे देश भर के 98.3% पॉपुलेशन तक, 98.3% आबादी तक बिजली की पहुंच हो चुकी है। अब बिहार वाले में हम लोग जब डेटा को डिस्कस करेंगे तो पूरे भारत की तुलना में बिहार में इसका रेशियो बहुत अधिक है। बिहार में पूरी आबादी का 98.5% पॉपुलेशन तक बिजली की पहुंच हो चुकी है, लेकिन अगर भारत में देखें तो 98.3% आबादी तक बिजली की पहुंच है। स्वच्छ पेयजल से संबंधित 96.5% आबादी आच्छादित है। संपूर्ण भारतवर्ष में कुल आबादी जितनी भारतवर्ष की है उस आबादी का 96.5% आबादी तक स्वच्छ पेयजल की पहुंच हो पा रही है। अब आइए बाल विवाह। बाल विवाह, सर्वाधिक बाल विवाह की जो घटना है वह बंगाल में देखने को मिलती है। बंगाल में बाल विवाह 36% से भी ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बाल विवाह की घटना हमें बिहार में देखने को मिलती है। और बिहार में जो बाल विवाह की घटना लगभग 34.6 के आसपास है, यानी 34% से ज़्यादा है। यानी कि सर्वाधिक बाल विवाह में नंबर 1 पे है बंगाल और नंबर 2 पे है अपना बिहार। ठीक है, और न्यूनतम अगर देखा जाए सबसे कम बाल विवाह की घटना कहाँ पे घटित होती है तो केरल में। कारण मान सकते हैं कि केरल में एजुकेशन जो साक्षरता दर है सर्वाधिक है, तो सबसे कम जो बाल विवाह की घटना है वह केरल में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा बाल विवाह की जो घटना है वह बंगाल और बिहार में देखने को मिलती है। घरेलू हिंसा की दर में कमी, NFHS 5 की जो रिपोर्ट जारी की गई थी 2019-21 को आधार बनाते हुए, 2019-21 वर्ष को आधार बनाते हुए, तो NFHS 5 की तुलना में घरेलू हिंसा की दर में काफ़ी कमी देखने को मिली है। NFHS 5 में घरेलू हिंसा जो था जितने पॉपुलेशन थे उसमें लगभग 1/3 29.2% घरों में घरेलू हिंसा की घटनाएं देखने को मिलती थी। अब इसमें कमी देखने को मिली है और यह घटकर 22.3% हो गया है। यानी कि घरेलू हिंसा की दर में NFHS 5 की तुलना में NFHS 6 की रिपोर्ट में हमें कमी देखने को मिली है, जो कि बेहतर संकेत है। अगला है महिला सशक्तिकरण। तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, डिजिटल सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कई सारे इनिशिएटिव उठाए गए हैं और इसका परिणाम हमें NFHS 6 रिपोर्ट में भी डेटा के रूप में हमें देखने को मिलता है। इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। ठीक है, पहले थी आबादी 33.3%, जो महिलाएं इंटरनेट का उपभोग करती थी वह आबादी थी 33.3%, या आबादी दोगुनी हो गई है लगभग 64.3%। देश की 63.6% महिलाओं के पास अपना मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण को दर्शा रहा है। इंटरनेट का उपभोग करने वाली महिलाएं 33.3% से बढ़कर डबल हो गई है, 64.3%, लगभग डबल। ठीक है, और देश की 63.6% महिलाओं के पास अपना मोबाइल फ़ोन है। यह हो गया महिला सशक्तिकरण। अब आइए संस्थागत प्रसव। भारत जो है अपनी संस्थागत प्रसव के सार्वभौमिक कवरेज के लक्ष्य के काफ़ी निकट पहुंच गया है और संस्थागत प्रसव अभी देश भर में 90.6% देखने को मिल रही है। ठीक है, NFHS 5 की जो पिछली रिपोर्ट आई थी, पिछली रिपोर्ट में यह जो थी 88.6% संस्थागत प्रसव देखने को मिलता था, लेकिन अब 90.6% या बढ़कर हो गया है, जो कि हम सार्वभौमिक कवरेज के लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा एवं वित्तीय सुरक्षा। स्वास्थ्य बीमा एवं वित्तीय सुरक्षा में भी
काफ़ी अधिक आबादी जो है आच्छादित हो चुकी है। NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार 41% आबादी के पास अपना स्वास्थ्य बीमा था और उसकी वित्तीय सुरक्षा थी, लेकिन अब NFHS 6 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश की 60% आबादी जो है 60.2%, 60% से भी अधिक आबादी के पास अपना स्वास्थ्य बीमा है और वह वित्तीय सुरक्षा को प्राप्त कर रहा है। सरकार के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव इस संदर्भ में चलाए गए हैं, उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। तो स्वास्थ्य बीमा एवं वित्तीय सुरक्षा NFHS 5 में 41% था और वह बढ़कर 60.2% हो गया है। अब आइए स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब जिसे आप हिंदी में बौनापन भी कह सकते हैं, ठीक है। आयु के अनुपात में कम लंबाई, यह स्टंटिंग होता है। स्टंटिंग का मतलब होता है कि उम्र बढ़ रही है लेकिन उसका लंबाई नहीं बढ़ रहा है। तो उम्र बढ़ रहा है, लंबाई नहीं बढ़ रहा है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बौनापन का शिकार होना। तो भारतवर्ष में बौनापन की घटनाओं में भी कमी देखने को मिल रही है और पिछली रिपोर्ट के अनुसार 35.5% यह डेटा था, यह घटकर 29.3% हो गया है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो पोषण संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जो फैसिलिटीज उपलब्ध कराया जा रहा है उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। और बौनापन की समस्या हो, स्टंटिंग की समस्या हो या वेस्टिंग की समस्या हो, इसमें डेटा में लगातार सुधार हमें देखने को मिल रहा है। बौनापन की जो समस्या थी, पिछली बार 35.5% आबादी बौनेपन का शिकार थी और यह घटकर 29.3% हो गया है। वहीं अगर वेस्टिंग देखा जाए, लंबाई के अनुपात में कम वजन वेस्टिंग देखा जाए, तो वेस्टिंग की आबादी 7.7% से घटकर 5.2% तक हो गई है। तो लगातार डेटा में सुधार देखने को मिल रहा है। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग, इसका डेटा को आप लोग याद रखेंगे और डेटा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसकी डिफिनीशन क्या, स्टंटिंग क्या होता है और वेस्टिंग क्या होता है। स्टंटिंग का मतलब हो गया आयु के अनुपात में कम लंबाई होगा, आयु बढ़ता चला जाएगा तो वह बौनापन का शिकार हो जाएगा। वेस्टिंग का मतलब होता है कि लंबाई के अनुपात में, लंबाई बढ़ रहा है लेकिन उसका वजन काफ़ी कम है, लंबाई के अनुपात में कम वजन होना। इसकी भी आबादी पहले 7.7% थी और वह घटकर 5.2% हो गई है। अब आइए बाल टीकाकरण। 12 से 23 माह आयु वर्ग के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण 83.8% से बढ़कर अब 87.1% हो गई है और हम पूर्ण टीकाकरण की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यह हो गया है केंद्र सरकार से संबंधित, यानी कि ओवरऑल इंडिया का एक महत्वपूर्ण डेटा, महत्वपूर्ण संकलन। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण डेटा है लेकिन वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मधुमेह से कितने लोग शिकार हैं, मोटापे के कितने शिकार हैं लोग, तो ये सब डेटा जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जितने महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं उन डेटा को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इन डेटा को आप लोग बार बार 2-3 बार 4 बार वीडियो को आप देखेंगे तो डेटा आपको याद हो जाएगा। डेली याद करने की चीज़ है। यह डेटा आधारित ही रिपोर्ट है, इसीलिए सारी चीज़ें इसमें डेटा पर आधारित है और आपको उसे हर हाल में याद करना ही होगा। आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, जैसे इंडिया का हमने एक बार बता दिया, अब हम बिहार का डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक जगह छोटा सा एक नोट्स बना ले जिसमें इंडिया और बिहार दोनों को एक जगह कंपेयर करके डेटा लिखा हुआ हो। यहाँ पर डेटा लिखा हुआ हो इंडिया का और यहाँ पर डेटा लिखा हुआ हो बिहार का, और किससे संबंधित डेटा है यहाँ पर आप पॉइंट देते जाइए। टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, आबादी, और यहाँ पे डेटा लिख लीजिए और ऐसे कंपेयर करके याद कर लीजिए, काफ़ी आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमने भारत का डिस्कस कर लिया, अब हम लोग बिहार का डिस्कस करते हैं, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट भारत में हमने क्या डिस्कस किया था, 2.0 है टोटल फर्टिलिटी रेट, 1.6 और 2.1 शहरी और ग्रामीण। यहाँ पर बिहार में कुल प्रजनन दर इस समय है 2.7। पिछली बार कुल प्रजनन दर था 3 था कुल प्रजनन दर और वह घटकर 2.7 हो गया। आबादी काफ़ी तेज़ी से घट रही है, वह अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि NFHS 5 में टोटल फर्टिलिटी रेट 3 था और इस समय घटकर हो गया है 2.7। शहरी बिहार में देखा जाए तो फर्टिलिटी रेट है 2.1 और ग्रामीण में देखा जाए तो फर्टिलिटी रेट 2.8 है। अगर भारत का यहाँ पे रिपोर्ट देखेंगे तो हमने बताया टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का कितना है, तो 2 है भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट, लेकिन ग्रामीण का यहाँ पे 1.6 और शहरी का 1.6 और ग्रामीण का 2.1 है। यहीं अगर बिहार का देखें तो बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.7, शहरी का टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 और ग्रामीण बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.8। तो इसे आपको याद रखना होगा। तो यह हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट। अब आइए आबादी को देख लेते हैं हम लोग। अभी हमने बिहार केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष का भी डिस्कस किया। आबादी 5 वर्ष से कम उम्र की आबादी,
पूरे बिहार में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी है 11.5%। अभी हमने क्या डिस्कस किया, संपूर्ण भारतवर्ष में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी है 8%, ठीक है। लेकिन पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी 11.5% है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी 35.6% है और 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों की आबादी 11.5% है, ठीक है। इन तीनों डेटा को आप लोग कंपेयर में याद रखिएगा, भारत और बिहार का। बिजली की पहुंच, अभी हमने ऊपर केंद्र भारत का डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि पूरे भारतवर्ष की आबादी का 98.3% आबादी के पास बिजली पहुंच चुकी है। वहीं इससे कहीं ज़्यादा बिहार में ज़्यादा लोगों तक बिजली पहुंच चुकी है और बिहार में बिजली पहुंचने का जो प्रतिशत दर है 98.5% है, 0.2% अधिक है भारत की तुलना में, ठीक है। तो भारत का है 98.3% और बिहार का है 98.5%। स्वच्छ पेयजल, इसमें भी हम पूरे भारतवर्ष की तुलना में औसत जो देखा जाए उसकी तुलना में हम आगे हैं। बिहार में 99.8% जो आबादी है वह स्वच्छ पेयजल से आच्छादित है, यानी कि पूरे बिहार की 99.8% आबादी तक स्वच्छ पेयजल की पहुंच हो पा रही है। अगला डेटा है 12 से 23 माह आयु वर्ग के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण 83.8% से घटकर 87.1% हो गया है बढ़कर, ठीक है। यानी कि हम इसमें पूर्ण टीकाकरण के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और 83.8% था पूर्ण टीकाकरण का दर और वह बढ़कर हो गया 87.1%। 18 से 49 वर्ष की 36.1% विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18 से 49 वर्ष की 36.1% विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार हैं अभी भी, ठीक है। हालांकि इसमें पिछले बार की तुलना में कमी आई है, लेकिन अभी भी यह आंकड़ा जो है काफ़ी भयावह है कि अभी भी 36.1% महिलाएं जो हैं वह घरेलू हिंसा के शिकार किसी न किसी रूप में होती है। हालांकि NFHS 5 में यह आंकड़ा 40.1% था। लोगों में जागरूकता आ रही है, महिलाएं सशक्त हो रही है, तो इस प्रकार की घटनाओं में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी यह आंकड़ा बहुत अधिक है, 36.1%। बिहार में महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण देखा जाए तो बिहार में अगर महिलाओं की आर्थिक और डिजिटल भागीदारी देखते हैं तो इसमें भी वृद्धि हुई है। बिहार के संदर्भ में भी 62.8% महिलाओं के पास अपना मोबाइल फ़ोन है बिहार में, ठीक है। और 90.9% महिलाओं के पास अपना बैंक या बचत खाता बिहार में है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका एक महत्वपूर्ण वजह हो सकता है जनधन योजना, क्योंकि जनधन योजना के कारण कई सारे लोग जो हैं वे अपना सारा बैंक अकाउंट खुला चुके हैं बैंक में, और जब जनधन योजना के कारण सारे लोगों का बैंक अकाउंट खुला तो उनका स्वास्थ्य बीमा हुआ, वित्तीय सुरक्षा उनको प्रदान की गई। तो इसके कारण महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का हुआ और उनकी डिजिटल भागीदारी भी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बिहार में इन तीनों का डेटा देख लेते हैं। इसे बाद में ऐड किया गया है, इसीलिए यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया गया। स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट बिहार में क्या स्थिति है। तो बिहार में स्टंटिंग का मतलब अभी हमने ऊपर क्या बताया था, बौनापन, यानी कि आयु बढ़ रही है लेकिन उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, लंबाई स्थिर है, यानी कि उस वह बौने का शिकार है, बौनेपन का शिकार है। तो बिहार में यह आबादी है 35.6%, काफ़ी अधिक आबादी है जो बिहार में स्टंटिंग का शिकार है, 35.6%। बेस्टिंग, बिहार की आबादी का 19% आबादी जो है वह बेस्टिंग का शिकार है और अंडरवेट 35.7% आबादी जो है अंडरवेट का शिकार है, यानी कि स्टंटिंग 35.6% और अंडरवेट 35.7% और बेस्टिंग 19% बिहार की आबादी संबंधित है। तो यह हो गया पूरे भारतवर्ष का और बिहार से संबंधित NFHS 6 की महत्वपूर्ण रिपोर्ट, और काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसे आपको जरूर ध्यान में रखना है। 2 बार 4 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको चीज़ें जो है सारी याद हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, अंत में एक
एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग सुन लीजिए। हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स करेंट अफेयर के नोट्स को तैयार किए गए हैं। तेजस 2.0 करेंट अफेयर प्रोग्राम का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत जनवरी 2025 से 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा संपन्न होने तक हर एक महीने का प्रत्यक्ता दर्पण मंथली मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, बिहार करेंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स, 15 दिन के अंतराल पे पीआईबी का नोट्स, भारत और केंद्र सरकार का बजट और सर्वे का नोट्स, परीक्षा मंथन मैगजीन का नोट्स तथा न्यूज़पेपर से संबंधित सारे संकलन हैंड रिटन फॉर्मेट में ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत विजन पीटी 365 का साइंस एंड टेक और इकोनॉमी, इन दोनों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि एग्जामिनेशन से पहले पीटी 365 पूरे एक साल का इकोनॉमी और साइंस टेक का करंट अफेयर आप लोग रिवाइज कर सकें। तो ये सारे जो नोट्स हैं 399 रुपया में तेजस करंट अफेयर प्रोग्राम के तहत सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 2200 अभ्यर्थी इस बैच से जुड़ चुके हैं, इस ग्रुप से जुड़ चुके हैं और सारे नोट्स को प्राप्त कर चुके हैं। आप भी अपनी करंट अफेयर की बेहतर तैयारी के लिए इस बैच से जुड़कर सारे करंट अफेयर को प्राप्त कर आप लोग इसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब इस बैच से आप लोग कैसे जुड़ेंगे, तो जुड़ने का चार्ज हमने बता दिया 399 चार्ज है और 9870564701 प्रणय कुमार और 8375934036 प्रशांत कुमार, ये दोनों आपका गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो दो में से किसी भी नंबर पे गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से 399 रुपया पेमेंट कर दें और पेमेंट करने के बाद दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको तेजस ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, अभी तक का सारे मटेरियल वहाँ पर भेजा गया है और आगे का भी मटेरियल एग्जामिनेशन होने तक नियमित अंतराल पर उसी ग्रुप में मिलता रहेगा। तो आप लोग ज्वाइन करके ये सारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मटेरियल 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो एक संक्षिप्त वीडियो था जो कि एनएफएचएस 6 से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा को लेकर था और यह चूँकि एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है तो इन डेटा को आपको हर हाल में याद रखना होगा। बस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।